यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आइए सब, कौन कौन है क्लास में? आकाश, अमन, आर्यन, भावेश, जन्नत, महक, राधा, ऋतु, सौरभ, और कौन है भाई? विशाखा। करेंगे स्टार्ट बेटा, चलिए। ठीक है, एक बार सबको गुड आफ्टरनून। और स्टार्ट करेंगे बीसीआर की क्लास बेटा। ठीक है, तो फाइनली चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे पास थोड़ा टाइमर नहीं है, तो अराउंड 120 के आसपास एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, ठीक है? क्योंकि टाइमिंग मेरे पास यहाँ पे कहीं कुछ शो नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, चलो अभी हो रहा है, यहाँ पे लैपटॉप में है, नीचे दिख रहा है। चलो कोई नहीं, फाइन। ठीक है, तो बेटा बीसीआर की क्लास स्टार्ट करते हैं अब। ओके, ऑलमोस्ट आ गए जिन लोगों को आना था। आज हमारा है नया टॉपिक, वो स्टार्ट करना है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा प्रेसिज राइटिंग। ठीक है, अभी तक हमने 40 मार्क्स का आता है आपका बीसीआर, हमने 15 15 मार्क्स तक का कवर कर लिया है। ठीक है, 15 मार्क्स तक का कवर हो गया है, जिसमें से 4 to 5 मार्क्स का कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, वो हमने कर लिया। और आपका 10 मार्क्स का पैसेज और नोट मेकिंग दोनों इंक्लूड करके आता है। ठीक है, 5 मार्क्स का पैसेज, 5 मार्क्स का नोट मेकिंग। तो आपका 15 मार्क्स तक का प्रिपरेशन हो गया है। अब उस 15 नंबर को तुम तैयार करो और अच्छे से बाय प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस। ठीक है, जितने एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा राइटिंग पे ध्यान देना है तुम्हें, और कुछ नहीं है। बिजनेस जो आपका है, ये बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इसमें आपको राइटिंग पे ध्यान देना है। तो आज का भी सेक्शन जो हमारा है वो हमारा है राइटिंग का ही। तो हम स्टार्ट करेंगे आज इसमें प्रेसिज राइटिंग पे। बहुत सारी राइटिंग आपको इसमें कवर अप करनी है। प्रेसिज राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग होगी, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग आ जाता है, लेटर राइटिंग आ जाता है, आपको ईमेल का राइटिंग करना है। ठीक है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका प्रेसिज राइटिंग, जो हर टाइम आता है 5 नंबर्स में। ठीक है, तो आज 5 नंबर और सिक्योर कर लो इसको, फॉर्मेट को देख के, राइटिंग को देख के, क्योंकि प्रेसिज राइटिंग में तुम्हारा आना ही आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे बेटा। एक एक्सरसाइज भी करेंगे प्रेसेस का, ठीक है, कैसे लिखते हैं, बट उससे पहले हम समझते हैं प्रेसेस राइटिंग होता क्या है। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा रिटर्न है, पहले फॉर्मेट समझाऊंगा, कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है वो समझाऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद फिर डायरेक्टली करेंगे हम एक्सरसाइज। जो मैंने पीडीएफ शेयर करी है उसमें आपका प्रेसेस राइटिंग है। ठीक है, तो आपको वही बेसिकली ध्यान देना है, उसी एक्सरसाइज को आज हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे अब। हेडिंग डालेंगे, आइए स्टार्ट करते हैं अब। ओके, तो आज का टॉपिक जो है हमारा वो है प्रेसिज राइटिंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा आता है, तो यहाँ से 5 नंबर अपने तैयार करो। ठीक है, प्रैक्टिस करके जैसे भी हो, राइटिंग सुधारनी हो राइटिंग सुधारो, थोड़ी अपनी फॉर्मेट पे ध्यान दो, अपने आप पूरे हो जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम ध्यान देते हैं प्रेसिज राइटिंग होता क्या है बेटा। प्रेसेज राइटिंग है आपका, अच्छा अभी तक जो भी आप लोग पैसेज पढ़ते थे, ठीक है, हम लोगों ने नोट मेकिंग किया, पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें एक क्वेश्चन रहता था, राइट अ समरी ऑफ दिस पैसेज। ठीक है, तो प्रेसेज राइटिंग में भी आपको क्या होगा, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देंगे। ये उतना बड़ा पैसेज नहीं होगा जितना हमारा जो हमने ऊपर नोट मेकिंग और पैसेज किए हैं, उतने बड़े पैराग्राफ नहीं होंगे ये आपके हार्डली 2 से 3 पैराग्राफ का एक छोटा सा पैसेज होगा। ठीक है, और मे भी कह लो एक पैराग्राफ का भी हो सकता है ये आपका। ठीक है, तो 80 to 100 वर्ड्स या मैक्सिमम 150 वर्ड्स का आपको आपका एक पैसेज देंगे। ठीक है, वो पैसेज क्या करना है आपको, आपको पढ़ना है, और उसका एक छोटा सा हम समरी कह सकते हैं, बट कंप्लीट समरी नहीं, क्योंकि प्रेसेज और समरी में माइनर डिफरेंसेस होते हैं।
तो पहले आपको यही समझना है समरी क्या होता है और प्रेसेज क्या होता है। हम ये इंटरचेंजेबली वर्ड यूज करते हैं प्रेसेज में, ये समझ लेते हैं कि इसने ये पैसेज दे दिया और बोला है राइट अ प्रेसेज राइटिंग, तो हम ये समझ लेते हैं कि हमें इसमें समरी लिखनी है। बट समरी तो लिखनी है, बट दूसरे वे में लिखनी है, ठीक है। जहां आप लोग पैसेज पढ़ते थे पुराने वाले, ठीक है, उसकी जब समरी लिखते थे तो आप लोग उसमें क्या करते थे, बातों को समझते थे, पैसेज कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, मेन पॉइंटर्स क्या हैं उसके, वो आप लोग अंडरलाइन करते थे और उसको अपने वर्ड्स में फॉर्मुलेट करके समरी तैयार करते थे, ठीक है। प्रेसेज राइटिंग इसका उल्टा है, आप लोगों को अपने वैल्यू, अपने सजेशंस, अपने जजमेंट नहीं देने, ठीक है। ध्यान रख लो, तुम्हें अपनी तरफ से कुछ भी आइडिया नहीं घुसाना उसमें, ठीक है। कि अगर बेनिफिट्स किसी चीज का डिराइव कर रहा है पैसेज में और बेनिफिट 2 से 3 ही मेंशन है और तुम अपनी तरफ से 4-5 बेनिफिट बनाए जा रहे हो, तो दिस विल बी रॉन्ग। समरी में ऐसा होता है बट प्रेसेज राइटिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है। प्रेसेज राइटिंग में जो तुम्हें पैसेज दिया गया है ना उसको पढ़ो, हाँ उसकी समरी तैयार करो बट अपने वर्ड्स में, ठीक है। अपने वर्ड्स मतलब कॉपी नहीं करना है, ये नहीं कि पैसेज में जो जो लिखा है तुमने वही कॉपी कर दिया, उसी लाइन को कॉपी कर दिया, वो तो प्लेगरिज्म कहलाता है, ठीक है। कि जो हमने तुम्हें दिया था तुमने हमें भी वही पकड़ा दिया सेम कॉपी पेस्ट करके, तो ये क्या बात हुई फिर, हमारे और तुम्हारे में डिफरेंस क्या है। जो बात मैं अपने तरीके से कहना चाहता था तुमने भी मेरे तरीके से ही बोल दिया, तो ये तो फिर नंबर तो तुम्हारे गए ना, यहाँ पे पॉइंट्स लूज कर दोगे, ठीक है। तुम्हें ध्यान रखना ये है बेटा कि पैसेज को पढ़ने के बाद तुम्हें उसको अपने ही यू नो एक सेंटेंस को हम बहुत तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हाउ आर यू को हम बहुत तरीके से पूछते हैं, ठीक है। होप यू आर डूइंग वेल, हाउ अबाउट यू, ठीक है। तो हाउ आर यू का जो है उसको जब हम इस तरीके से पूछ रहे हैं तो मतलब तो एक ही निकल रहा है। उसी तरीके से जब कोई सेंटेंस आपको दिखे तो आपको एज इट इज कॉपी नहीं करना है, हालांकि लिखना वही है जो उसमें मेंशन है। आप अपनी तरफ से कुछ भी नया आइडिया नहीं लेके आ सकते, पर जो भी ओरिजिनल आइडिया ऑथर ने दिए हैं अपने पैसेज में उसको अपने वर्ड्स में बना दो, ठीक है। उसका थोड़ा सेंटेंस आगे पीछे कर दो, थोड़े से फॉर्मुलेशन अलग कर दो उसका, ठीक है। इंग्लिश में तो ऐसा होता है ना कि एक ही सेंटेंस को बनाने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। या बहुत सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग अगर अच्छी होती है, जिनकी वोकैब अच्छी होती है, तो वो लोग एक ही वर्ड के दूसरे मीनिंग लिख के अपना सेंटेंस बना लेते हैं। तो मेन चीज आपको ये ध्यान रखनी है, समरी तैयार करनी है आपको बहुत छोटी सी, ठीक है। पर उस समरी में आप अपने सजेशन कुछ भी नहीं डालोगे, ठीक है। पॉइंट सारे ऑथर के होंगे जो उसने पैसेज में लिखे हैं, बट उसी पॉइंट्स को आप अपने वर्ड्स में लिखोगे, ठीक है। एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना है समरी जो होता है ना वो बहुत बड़े चीजों का एक शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे जो पुराने पैसेज थे वो एक एक 1.5 पेज के थे, ठीक है, तो उसका हमने समराइज किया था तो वो समरी था। प्रेसेज राइटिंग जो होता है ना वो ऑलरेडी शॉर्ट होता है, पैराग्राफ होता है और उस पैराग्राफ को भी हमें शॉर्ट करना होता है। तो आप ये समझ लो कि प्रेसेज राइटिंग में आपको करना क्या है। प्रेसेज राइटिंग में ना आपको समरी करनी है, ठीक है, प्लस रिपोर्ट, ये दो चीज आप कह सकते हो। समरी तो देनी ही है, जो पैसेज कह रहा है उसको तो अपने वर्ड्स में लिखना ही है, ठीक है, प्लस एक वो जो समरी हो ना वो छोटी सी हो, एक रिपोर्ट की तरीके से हो, ठीक है, रिपोर्ट की तरीके से होना चाहिए। नाउ जब तुम समरी लिखते हो पैसेज की तुम सब कुछ डालते हो उसमें, जो भी पैसेज बोलता है, ठीक है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं करते हो। पर रिपोर्ट में क्या होता है, रिपोर्ट में हम सिर्फ ओनली एसेंशियल आइटम्स कवर करते हैं, ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन। सिमिलरली प्रेसेज राइटिंग में भी होता है बेटा। दूसरा पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है पैराग्राफ में ना कुछ नॉन एसेंशियल चीजें हैं, ये सब अनएसेंशियल है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम इसको समरी में डालें, इग्नोर करो, ठीक है। उस पॉइंट का अपने वर्ड्स में फॉर्मुलेशन करो ही मत, उसको इग्नोर करो ताकि तुम्हारे लिए और अच्छा हो, तुम्हारा शॉर्ट हो जाए। प्रेसेस प्रेसेस को जितना शॉर्ट रखोगे उतना बेटर होता है। अच्छा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा रिपोर्ट तैयार करना है समरी का भी, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी उसको इग्नोर करेंगे। तभी जब आप प्रेसेस पढ़ते हो ना
पैराग्राफ पढ़ते हो तो पेंसिल रखा करो हाथ में, ठीक है, उस पेंसिल से मार्क करते रहो कि अच्छा पैराग्राफ ये कहना चाह रहा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जरूर हम अपने वर्ड्स में लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे, इसको नहीं हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है प्रेसेज राइटिंग में। तो आइए इसी के साथ हम कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखते हैं कि आपको क्या पॉइंट्स कवर करने हैं जब आप एक प्रेसेज राइटिंग तैयार करो तो, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग इसमें डालिए, पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड व्हाइल राइटिंग प्रेसेज। पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड, पॉइंट्स टू कीप इन माइंड while writing a presses। प्रेसेस लिखने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहला पॉइंट तो आपका ये है दैट it should be a summarized form of original content। जो भी कंटेंट आपको दे रखा है आप उसको एक समराइज कर रहे हो, ठीक है। और इसमें एसेंशियल बातें जो हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो है आइडेंटिफाई essential points, identify essential points and ignore क्या करेंगे हम, and ignore unnecessary information। जो चीजें इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं लगती, आपको लगता है इसकी जरूरत नहीं है समरी में डालने में, जस्ट लीव इट, ठीक है, इग्नोर करो, और बेटर होगा शॉर्ट करने के लिए। थर्ड चीजें इसके बाद जो आपको ध्यान रखनी है, यस presses should be the modulate form of original content। यस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल बात बताई जा रही है जस्ट उसी को आप फॉर्मुलेट कर रहे हो अपने वर्ड में, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो, मॉड्यूलेट कर रहे हो, ठीक है। डू नॉट गिव योर ओन आइडियाज, बिल्कुल भी जरूरत नहीं अपने आइडियाज देने की, ना ही कोई सजेशंस चाहिए हमें आपसे, ठीक है। एंड ओपिनियंस, आपको अपना ओपिनियन तो डालना ही नहीं है उसमें, ठीक है। आपको सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में जो भी लिख के उसने दिया है उसको अपने वर्ड्स में लिख दो फिर से, बस बाय इग्नोरिंग द अननेसेसरी थिंग्स एंड कवरिंग अप द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तभी तो शॉर्ट होगा, नहीं तो फिर वो पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड में फॉर्मुलेट करने लग गए तो फिर तो वो पूरा पैराग्राफ ही तैयार हो जाएगा फिर से तुम्हारे शब्दों में बस, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करो और रेलेवेंट वालों को बस थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, ठीक है। तो यही कुछ बातें होती है जो ध्यान में। हाँ एक बात और बेटा, कभी भी अंदाजा लगाना हो कि कितना शॉर्ट करें पैराग्राफ जो आपको दे रखा है ओरिजिनल पैराग्राफ, उसको आप कितना छोटा करके प्रेसिस करो। तो एक ना इसका आइडियल लेंथ है, आइडियल लेंथ जो है ना वो है इसका, आइडियल लेंथ ऑफ प्रेसिस इज, आइडियल लेंथ ऑफ प्रेसिस इज 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट, ऐसे लिखते हैं 1/3 ऑफ द ओरिजिनल कंटेंट। जो भी ओरिजिनल कंटेंट जितने भी वर्ड्स में दे रखे हैं उसका 1/3। सपोज करो ओरिजिनल कंटेंट आपको 150 वर्ड्स में दे रखे हैं, ठीक है। 150 वर्ड्स में अगर दे रखे हैं तो 150 वर्ड्स का 1/3 कितना होता है, 50, ठीक है। तो आपको 50 वर्ड्स में अपना प्रेसेस लिखना है। अगर 100 शब्दों में दे रखा है आपका पैराग्राफ या पैसेज तो आप 1/3 निकालो 100 वर्ड्स का, 1/3 ऑफ 100 वर्ड्स इज 33.3 समथिंग, ठीक है। यस
तो आप मैक्सिमम 35 वर्ड्स तक की 30 से 35 वर्ड्स तक की आप समरी लिख सकते हो प्रेसेस। 30 से 40 के बीच भी कर सकते हो, बट उससे एक्सटेंड मत करना बेटा, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सटेंड मत करना। तो ये होता है हमारा आइडियल लेंथ पहचानने का, ठीक है। अब यही कुछ बातें हैं जो आपको पॉइंट्स को ध्यान में रखना है प्रेसेस लिखने के लिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या थी, एक तो ये समरी होनी चाहिए ओरिजिनल कंटेक्स्ट की, ठीक है। एसेंशियल पॉइंट्स को कवर करने हैं और नॉन एसेंशियल को इग्नोर करना है, ठीक है। प्रेसेस जो है वो ओरिजिनल कंटेंट को हमने अपने वर्ड्स में मॉडिफाई किया होना चाहिए, ठीक है। मैंने अभी बता दिया आर्यन बेटा वर्ड्स कैसे, अच्छा वर्ड्स कैसे काउंट करने अभी बताता हूँ, जब हम करते हैं ना प्रेसेस अभी बताता हूँ मैं कैसे कर रहे हैं वर्ड्स काउंट, ठीक है। हाँ, तो फोर्थ क्या है, अपने बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखो, लिखते लिखते ना कभी हम अपने दिशा से भटक जाते हैं, डायरेक्शन से अलग हो जाते हैं, राइट। तो वहां पे आपको ध्यान देना है दैट डू नॉट गिव योर ओन वैल्यू सजेशंस, ठीक है। किसी भी तरीके से लिखते लिखते तुम यहाँ पे मत पहुंच जाओ कि तुमने अपने वर्ड्स बनाने शुरू कर दिए, तुमने अपने व्यू पॉइंट्स डालना शुरू कर दिया, वहीं पे नंबर तुम लूज करना स्टार्ट कर दोगे। जैसे ही एग्जामिनर को, इन्विजिलेटर को उस पर लगा कि भाई यहाँ पे तो आके बंदा जो है पैराग्राफ से अलग ही जा रहा है, तो बस नंबर कटने वहीं से शुरू। तो यही कुछ आइडियल पॉइंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने हैं, ना इसके अलावा कुछ है ना इससे ज्यादा कुछ है, ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम, बस यही है जो है। तो ये बातें ध्यान में रख लोगे, अच्छे से प्रेसेस रख लोगे, बस नंबर तुम्हें 5 में से 5 भी मिल जाते हैं अगर राइटिंग अच्छी की हो और तुम्हारा थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक कम हो तो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश है तो ग्रामर पे फोकस होगा ही होगा, ठीक है। और स्पेशली राइटिंग सेक्शन है तो तुम्हारे स्पेलिंग्स, तुम्हारे ग्रामर मिस्टेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे मुझे एक बात और बताना था, बिकॉज थोड़ा सा एक तरीके से इसको एडवाइस ही समझ लो, ठीक है, दैट बेटा फोकस ऑन द इंग्लिश, ठीक है। मैंने जब स्टार्टिंग में यहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया तो थोड़ा सा स्टूडेंट का रिव्यू था कि फर्स्ट क्लास उनको क्लियर समझ नहीं आई, बिकॉज मैंने वहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज ज्यादा यूज करके हिंदी में कम समझाया। एंड होता है काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बिकॉज सबको उतना नहीं आता है इंग्लिश भी समझ में, ठीक है। तो किसी को प्रॉपरली हिंदी में समझ में नहीं आता, तो बेटर वे क्या है प्रेजेंटेशन का, इधर ओरल और रिटन। रिटन में तो खैर एक ही लैंग्वेज आप एक पर्टिकुलरली फॉलो कर रहे हो तो वही करोगे आप, बाइलिंगुअल तो नहीं हो सकते रिटन में, ठीक है। बट जब हम बात को कन्वे करना चाहते हैं ओरली तो हमें ऐसा लगता है बिकॉज वी आर रिजाइडिंग इन दिस कंट्री, तो मेन फोकस इज ऑन दिस लैंग्वेज, तो हमें तो यही आती है, राइट, हमें तो ऐसे ही समझ में आता है। बट बेटा नाउ यू आर इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, ओके, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो एंड यू आर सून गोइंग टू एंटर इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, ठीक है। तो वहां पे ये चीज बहुत बड़ी रोल प्ले करेगी। अभी से अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ कि तुम लगे कि हाँ तुम सीए स्टूडेंट हो, ठीक है। सीए स्टूडेंट होते हैं डिसिप्लिन, हार्डवर्किंग, ठीक है। एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, एटीट्यूड नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई पे, ठीक है। उनका कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन एकदम बेस्ट, ठीक है। तो आपको अपने आप को ऐसा बनाना है, तो ऐसा बनाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना है। तो अगर आप बीसीआर पढ़ रहे हो तो बीसीआर आपको समझाता है हाउ यू विल communicate in English language at the workplace. That means how you will use the business language, ठीक है, not general English, right? तो वो बिजनेस लैंग्वेज अपने आप में फॉर्म करने के लिए तुम्हें हार्डवर्क तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, स्किल्स तो लाने पड़ेंगे, और वो कैसे आएंगे, कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट स्पीकिंग से, ठीक है। और जितना ज्यादा वोकैबुलरी पे ध्यान दोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दोगे, उतना ही बेटर होगा। आसान नहीं होता, स्टार्टिंग में दिक्कतें आती हैं, गलत होते हैं, बट ओवर द टाइम पीरियड एंड विद द परफेक्ट प्रैक्टिसेस वी मेक आवरसेल्फ परफेक्ट, ठीक है। तो आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना है सो दैट कि आप इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सको। बेटा छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमको ना साइड में कर देती हैं। तो कहीं भी जाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, मेक श्योर कि आप उसमें बेस्ट दो, उसमें कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस वर्ल्ड में जाना चाह रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास सब वो क्वालिटीज हैं, और नहीं है तो प्लीज डेवलप, यही तो टाइम है, ठीक है। तो आपको यही सिखाया जा रहा है कि थोड़ा सा, ये एडवाइस है कि थोड़ा सा इंग्लिश पे फोकस करो, बोलो, लिखो, राइटिंग पे ध्यान दो, लिखने से सब आता है। मैंने भी ओवर द टाइम पीरियड लिखते लिखते प्रैक्टिस करी, बोलते बोलते मुझे थोड़ा समझ में आया, ठीक है। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं होता था इतना, बट यही कुछ 4-5 साल की मेहनत है जिसने थोड़ा सा परफेक्ट किया है, ओके।
सो मेक श्योर आप लोग भी इस चीज पे ध्यान दें। ओके, अभी से ही हार्डवर्क करो, थोड़ा सा वोकैब पे ध्यान दो, लग जाओ, लगे लगे रहना चाहिए कि तुम लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। लाइक आईएएस आईपीएस वाले जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले, वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर उनके साथ में ही रहता है, एडिटोरियल पार्ट वो लोग उनका डेली का है, 2 से 3 आर्टिकल वो लोग पढ़ते भी हैं, हार्ड वर्ड्स निकालते भी हैं, और उसका फिर वो लोग अपने वर्ड्स में लिखते भी हैं। क्योंकि आईएएस में जो है ना वो यही है, आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी है, आपका इंग्लिश कितना अच्छा है, ठीक है, आपके ओपिनियंस कितने अच्छे हैं, एंड हाउ यू आर फॉर्मिंग योर ओपिनियंस ऑन द पेपर, राइट। तो इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन देखा जाता है। सेम आपका बीसीआर है, आप समझ लो, वैसे बताऊं, बीसीआर जो है ना आपका, ये आईएएस में भी है, ठीक है, वो लोग भी पढ़ते हैं, प्रेसेस राइटिंग वो लोग भी पढ़ते हैं, आर्टिकल राइटिंग वो लोग भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये उसी का पार्ट समझो अपना, ठीक है बेटा। तो ये छोटी सी एडवाइस को थोड़ा सीरियसली लेना और अपने पे काम करना शुरू करना, ठीक है। ओके फाइन, तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेट्स टेक दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन माइंड, ओके, एंड लेट्स डू दी प्रेसेस। कैसे स्टार्ट करेंगे अभी मैं बताता हूँ, बढ़ते हैं आगे एक बार। नाउ बात ध्यान से सुनो, स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। स्टार्ट आपको करना है, देखो इसमें आपको आएगा जो पैराग्राफ आपको दिया है, आपको उसको समरी तैयार करनी है शॉर्ट वे में, ठीक है, और टाइटल देना होगा आपको, ठीक है। तो तरीका यही है, जो पैसेज को करने का होता है, हमेशा पहले पढ़ो, ठीक है, आइडिया क्या देना चाह रहा है तुम्हारा पैसेज, उसको जानो, कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इट वांट्स टू कन्वे, ठीक है। तो जब आपको ये लग जाए कि अच्छा पैराग्राफ इसके बारे में बोल रहा है, तो आपने पहला काम तो वही कर लिया कि आपको ये पता चल गया कि पैराग्राफ होने किसके बारे में, ठीक है, किसके बारे में होने वाला है। आगे बढ़ो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करो कि जब तुम लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स जरूर कवर हो, और जो जो पॉइंट्स कवर अप नहीं करने उनको छोड़ दो, या तो कट कर दो या तो अंडरलाइन मत करो, ठीक है। जब प्रेसेस पूरा लिख लो ना, तब एक अच्छा सा टाइटल चुनो कि ये लिखना चाहिए तुम्हें टाइटल इस पैसेज के लिए, और उसका टाइटल उसके ऊपर लिख दो, ठीक है। बस इतना सा ही काम करना होता है इसमें, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार लिखते कैसे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आज की क्लास में। कल की क्लास में हम एक और यहाँ पे करेंगे, ट्राई करेंगे 2 कवर अप हो जाए, और एक मैं आज होमवर्क भी दूंगा आपको, ठीक है, शाम तक मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा प्रेसेस का, वो आप लोग आज रात घर पे करना, 4 से 5 प्रेसेस कर लो, और थोड़े से टाइम मिले आगे जाके पेपर के नियर बाय आके तो 2-4 और कर लेना, बस प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। बाकी जिसको अपने राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के हैं, तो वो तो जितनी प्रैक्टिस करे उतना कम, वो तो हमें एंड टाइम पे भी ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस यार कम हुई है और हो सकती थी, तो जितना करो उतना कम लगता है, ठीक है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है राइटिंग की। तो बस आपको देखना है कि आप परफेक्ट कब हो रहे हो, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे, मैं पहले यहाँ पे एक बार आपको प्रेजेंट करता हूँ वो स्लाइड, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल चुका है, तो किसी को भी स्क्रीन पे कंप्लीटली विजिबल ना हो तो वो आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हो, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिख ही रहा है, यस, अच्छा खासा विजिबल है ये तो, सबको ही दिख रहा होगा है ना, बेटर फॉर्म में वो भी। प्लीज गिव मी द थम्स अप, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सामने स्क्रीन पे। हाँ बिल्कुल, मैं वर्ड काउंट कहना करना पहले ही सिखा रहा हूँ तुम्हें, अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि 1/3 होना चाहिए टोटल पैसेज का लेंथ, प्रेसाइज का लेंथ होना चाहिए 1/3 ऑफ द कंप्लीट पैसेज। नाउ सीखिए कि किस तरीके से आप लोग अंदाजा लगाएंगे कि कितने वर्ड्स हैं इस पैसेज में और कितना हमें लिखना है। देखो पैसेज सामने है, ठीक है, सबसे पहले लाइन काउंट करो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो 14th लाइन है वो तो 13th में ही कवर हो जाएगा क्योंकि वो तो 2-3 वर्ड है, ठीक है। तो 13 लाइन का आपका पैसेज है, ठीक है। अब ये 13 लाइन का जो पैसेज है उसके एक लाइन में कितने वर्ड हैं ये देखिए। जो फर्स्ट लाइन है नवल आर्किटेक्ट्स, उसको पढ़ो, तो नवल इज 1 वर्ड एंड आर्किटेक्ट्स इज अनदर वर्ड, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑन एंड अराउंड 12 वर्ड्स है, ठीक है। अब छोटे छोटे वर्ड्स जहां पे सिर्फ ग्रामर होगा, इज आर एम इन द हैज हैव, तो वहां तो आपके 12 से चलो मैक्सिमम 15 एक्सटेंड कर गए, 15 से ज्यादा तो किसी भी लाइन में नहीं है, ठीक है। हमारा टोटल लाइन कितना था, 13, 13 इंटू 15 करो कितना होता है,
195 वर्ड्स हो गए अप्रोक्स, राइट? ठीक है, 195 वर्ड्स हो गए अप्रोक्स। 190 समझ लो, 190 का 1/3 निकालो। 63.3 अराउंड, हाँ एकदम सही बात है। आप 65 वर्ड से ज्यादा का मत लिखना, ठीक है? अराउंड 63, वो हमने 190 कर लिया, अदरवाइज हो तो रहा था 195। ठीक है, तो 65 तो करेक्ट हो गए यहाँ पे। 195 का 1/3 कितना हो गया? 65 वर्ड्स। मेक श्योर आपका जो प्रेसेस है वो 65 से 70 वर्ड्स के बीच में हो, 70 से एक्सटेंड ना करे बेटा, ठीक है? आइडियल लेंथ फिर वहां पे बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये है आपका ऑन एंड अराउंड 190 से 200 वर्ड्स का। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि टाइपिंग में दिख रहा है, जब आप इसको अपने हाथों से लिखोगे ना तो ये एक पेज का आराम से बन जाएगा। ठीक है, 1 से 1.5 पेज का। तो वो अराउंड 150 से 200 वर्ड्स हो जाता है। ठीक है, तो आप इस प्रेसेस को जब लिखोगे ना, तैयार करोगे, तो मेक श्योर वो 65 से 70 के बीच में हो। ठीक है, चलो अब तैयार करना सीखते हैं। तैयार करने के लिए मैंने आपको पहला तरीका क्या बताया? रीड द पैसेज। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द पैसेज। तो लेट्स रीड द पैसेज, करते हैं स्टार्ट। ओके, तो ये जो है प्रेसेस, वो सॉरी पैसेज किसके बारे में जरा पढ़ते हैं बेटा। इसमें कह रहा है naval architects never claim that a ship is unsinkable, but the sinking of the passenger and car ferry Estonia in the Baltic surely should have never happened। इसका मतलब क्या है? देखो, नवल आर्किटेक्ट्स जो होते हैं ना, नवल आर्किटेक्ट्स होते हैं जो आपके उसमें वाटरवेज पे ऑपरेट करते हैं, शिप्स पे। ठीक है, तो नेवल आर्किटेक्ट्स जो है ना, वो कभी भी क्लेम नहीं करते कि हाँ भाई अगर ये जहाज है तो ये डूबेगा नहीं। वैसे तो ये क्लेम कोई नहीं करता। जो भी जहाज है, हाँ वो परफेक्ट हो सकता है, चांसेस कम हो सकते हैं डूबने की, बट अगर बहुत बड़ा डिजास्टर आ गया अगर रास्ते में, तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो कोई जहाज नहीं जो डूबेगा नहीं। डूब सकता है, चांसेस हैं, तो क्लेम नहीं करते नवल आर्किटेक्ट्स की भाई ये वाला जहाज है, ये डूबेगा नहीं। ठीक है, बट एक जहाज ऐसा था, पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया यूरोप में एक जगह है, और बाल्टिक जो इसमें दे रखा है ना, बाल्टिक सी है। ठीक है, यूरोप में बहती है, ये समुद्र है ये। ठीक है, बाल्टिक सी। तो और एस्टोनिया जगह का भी नाम है, और एस्टोनिया उस शिप का भी नाम था। ठीक है, तो ये जो पैसेंजर और कार फेरी एस्टोनिया थी ना, जो पैसेंजर को भी ढोती थी और सामान भी ढो के लेके जाती थी। हाँ, टाइटैनिक का सेकंड पार्ट ही कह लो एक तरीके से। अपने आप को समझने के लिए ऐसे ले जाओ, ठीक है, कि टाइटैनिक हुआ था, इतना बड़ा जहाज था, क्लेम किया था कि ये जहाज, यू नो आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी देखी है? वन ऑफ माय फेवरेट मूवी, जब भी आती है ना टीवी पे मैं इसे देखता ही देखता हूँ। ठीक है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है ये टाइटैनिक। तो मतलब अमेजिंग स्टोरी है ये। ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी में जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो थोड़ा रोमांटिक ज्यादा कर दिया इन्होंने। उन्होंने रोमांटिसिज्म की तरफ ज्यादा ले गए। बट जो इसका इंग्लिश टाइटल है ना, ओरिजिनल इंग्लिश, उसमें फिर हमको पता चलता है कि यार देयर इज अ लव स्टोरी। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम द लव स्टोरी देयर वर मेनी मोर अदर थिंग्स जो कि टाइटैनिक की स्पेशलिटी बताता था। ठीक है, और क्यों उसको कहा जाता था कि ये एक समुद्री जो है ना, उसका एक राजा था वो एक तरीके से। ठीक है, कि ये डूबेगा नहीं, इतना क्लेम तक कर दिया था उसके वो का। सपनों का जहाज कहा जाता था, ठीक है, टाइटैनिक को सपनों का इसकी पहली लाइन से मुझे टाइटैनिक याद आ गई। यस। ओके, तो अलग ही फीलिंग देती है। इसका ना एक सॉन्ग है, सिलीन डियोन ने गाया है टाइटैनिक मूवी का। आप लोग जरूर सुनना यूट्यूब पे जाके। बहुत अमेजिंग कामनेस फील होता है उस गाने को सुनने के बाद। ठीक है, कभी भी आप थोड़ा काम फील करना हो, आपको बहुत माइंड में टेंशन हो, या थोड़ा सा एंजाइटी फील कर रहे हो, तो वो सॉन्ग लगा लो, हेडफोन्स लगा लो। बहुत ही अमेजिंग वॉइस, अमेजिंग म्यूजिक, सूथिंग इफेक्ट आता है, बहुत शांत हो जाता है मन एकदम। ठीक है, उस गाने का नाम है आपका मैं भूल रहा हूँ यहाँ पे। हालांकि वो वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग भी है। ठीक है, हाँ राइट, वेरी गुड। जस्ट अभी मुझे ध्यान आया, माई हार्ट विल गो ऑन, या दैट दैट वन एंड ओनली सॉन्ग इन दैट टाइटैनिक मूवी, माई हार्ट विल गो ऑन। अमेजिंग सॉन्ग है बेटा, लाइक अमेजिंग, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत ही अच्छा
कामनेस इफेक्ट देता है ये माइंड को, ठीक है। जरूर सुनना एक बार हेडफोन्स लगा के। मेरे तरफ से ये एक सजेशन है, एडवाइस है कि हेडफोन्स लगा के जरूर सुनना, ठीक है। सर नाम बता दे एक बार। माई हार्ट विल गो ऑन, ठीक है। माई हार्ट विल गो ऑन। देखो यहाँ पे तुम्हें पढ़ाने क्या था और तुम्हें मैं पढ़ा क्या रहा हूँ। चलो कोई नहीं, ठीक है, बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए थोड़ा सा, अगर किसी को अच्छा लगे तो इसमें क्या है, गलत थोड़ी ना कुछ। माई हार्ट विल गो ऑन, ठीक है। इस म्यूजिक को जरूर सुनना बेटा, अमेजिंग है, बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट आता है म्यूजिक का, बहुत काम, बहुत, जिन लोगों को शोर शराबा कम पसंद हो, ठीक है, कामनेस पसंद हो, उन लोगों के लिए बहुत बेटर म्यूजिक है ये, ठीक है। एंड स्टोरी के तो क्या ही कहने, बहुत अमेजिंग स्टोरी थी ये तो, मतलब यू नो गूज बम्स होते थे इस मूवी को देख के स्टार्टिंग में। व्हेन आई फर्स्ट वॉच इन 2013 और 14 के आसपास देखा था मैंने, आई वाज इन 11th और 12th क्लास, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये मूवी, बहुत अच्छा। तो हाँ, हम यही समझ रहे थे, ओके, आ जाते हैं वापस से हम अपने पैराग्राफ पे, ठीक है। टाइटैनिक इज द रेफरेंस टू अंडरस्टैंडिंग दिस पैसेज, बट मेन पैसेज इज समथिंग मोर, ठीक है, वो कुछ और ही है। टाइटैनिक सब हटके आते हैं यहाँ पे, ओके। चलो, तो हाँ, नवल आर्किटेक्ट्स कभी क्लेम नहीं करते कि जहाज डूबता नहीं है, बट ये जो जहाज था ना आपका एस्टोनिया, जो कि बाल्टिक सी में, बाल्टिक समुद्र है, उसमें जो ये डूब गया, ये हैरान करने वाली बात थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ठीक है। इट शुड हैव नेवर हैपेंड, ये शायद नहीं होना चाहिए था, ठीक है। व्हाई? बिकॉज इट वाज वेल डिजाइंड एंड केयरफुली मेंटेन्ड, ओके। तो हमें आइडिया तो ये फर्स्ट सेकंड लाइन से लग गया, भाई ये जहाज डूबा, ये होना नहीं चाहिए था, तो ये जहाज डूबने की स्टोरी है, ठीक है। तो इट वॉज वेल डिजाइंड एंड केयरफुली मेंटेन्ड। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए था, लोगों ने इसलिए ऐसा सोचा कि ये इसलिए नहीं डूबना चाहिए था, बिकॉज ये बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया था और बहुत अच्छे से बनाया था। इट कैरीड द प्रॉपर नंबर ऑफ लाइफ बोट्स, इस जहाज में प्रॉपर नंबर ऑफ लाइफ बोट्स भी थे, ठीक है। लाइफ बोट्स होता है कि इमरजेंसी जब आती है ना, तो समुद्र में वो लाइफ बोट ले जाते हैं और लोगों को उससे तैरा के फिर समुद्र पार करवा देते हैं। टाइटैनिक में लाइफ बोट्स, लाइफ जैकेट्स की भी स्टोरी है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। इट हैड बीन थरली इंस्पेक्टेड ऑन द डे ऑफ द वॉयज, वॉयज का मतलब होता है जिस दिन यात्रा शुरू करनी थी, ऑन द डे ऑफ ट्रैवलिंग, ठीक है, द डे ऑन डिपार्चर। तो जिस दिन उसको वहां से निकलना था, जिस दिन उसको वहां से ट्रैवल करना था, उस दिन बहुत ही अच्छे से चेकिंग भी हुई थी, इंस्पेक्शन भी हुआ था उस शिप का, ठीक है। येट आवर्स लेटर द एस्टोनिया रोल्ड ओवर एंड सैंक इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट, बट वही कुछ समय, कुछ घंटे बाद एस्टोनिया जो है वो डूब गया, ओके। कहाँ पे? उस तूफानी रात में, ये तो एक हॉरर स्टोरी जैसा लग रहा है ऐसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वो तूफानी रात और एकदम ठंडा ठंडा समुद्र का पानी, उसमें वो डूब गया, ठीक है। एंड इट वेंट डाउन सो क्विकली दैट मोस्ट ऑफ दोज ऑन बोर्ड कॉट इन द डार्क, जो लोग जहाज के ऊपर थे वो मतलब इतनी जल्दी सिंक हुआ, इतनी जल्दी डूबा कि जो लोग जहाज के ऊपर थे उनको टाइम भी नहीं मिला देखने का, कि उनको टाइम भी नहीं मिला कि वो लोग अपने आप को सेव कर सके। टाइटैनिक तो फिर भी थोड़ा टाइम लेके डूबा था, स्टोरी में आपने देखा होगा, ठीक है। अच्छा खासा लोग इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, जान बचाने की सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है वहां पे चले जाएं, कोई सोच रहा है इवन एंड टाइम तक भी जो मेन लीड थे, ठीक है। अच्छा, वो जो मेन लीड है उसमें नाम क्या है उनका? जैक। हाँ मतलब वो है, और बट जैक और ओरिजिनल नेम क्या है? मैं भूल केट रहा हूँ। विंसलेट। केट विंसलेट। केट विंसलेट, हाँ, वो है ही। और वो टॉम हॉलैंड। क्या है उनका नाम? हॉलैंड ने, सॉरी, ओ उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देखो मतलब मैं भूल जाता हूँ, लेडी का सर्च नाम क्या? जिनेरियो करके कोई है। हाँ हाँ हाँ, वो है उसका। खैर चलो छोड़ो, बहुत ही केट विंसलेट, और वो भी है कैप्रियो है वो, लास्ट में कैप्रियो है इसके, लियोनार्डो लियोनार्डो डिकैप्रियो। लियोनार्डो डिकैप्रियो, यस। तो वो है, वो मेन लीड में है, ठीक है, लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड केट विंसलेट, वन ऑफ द अमेजिंग एक्ट्रेस। और केट विंसलेट को जस्ट अभी उन्होंने एक वेब सीरीज निकाली थी इसी साल, उसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। तो वही है उसका, तो दे वर अमेजिंग कैरेक्टर्स, ठीक है। तो लास्ट तक भी डूबे ना, मतलब जहाज के एकदम एज पे जाके खड़े हैं जब वो सैंक हो रहा है, उनको पता है अब हम डूब जाएंगे, बट दे वर ट्राइंग कि नहीं, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है। बट एट द एंड जाते ही हैं वो लोग अंदर। तो सेम स्टोरी यहाँ भी हुआ था कि मतलब
लोगों के पास टाइम ही नहीं मिला समझने का कि भाई कैसे बचाएं, क्या करें, कुछ तो हो। इतनी जल्दी वो डूब गया, ठीक है। Of those who managed to scramble overboard, only 139 survived. जो लोग ओवरबोर्ड हो चुके थे, लाइफ बोट पे आ चुके थे, उनमें से भी 139 ही सरवाइव कर पाए, ठीक है। जो लोग वहां से निकल चुके थे शिप से, लाइफ बोट्स में आ चुके थे, उसमें से सिर्फ ओनली 139 सरवाइव कर पाए, ठीक है। रेस्ट डाइड ऑफ हाइपोथर्मिया बिफोर द रेस्क्यूअर्स कुड प्लग देम फ्रॉम द कोल्ड सी। हाइपोथर्मिया से टाइटेनिक की भी जो कैरेक्टर केट विंसलेट थी, वो ऑलमोस्ट मरने वाली थी, बट वो बच गई थी। हाइपोथर्मिया ही हुआ था उसे। व्हाट इज हाइपोथर्मिया? जो जितने भी लोग मरे थे वो हाइपोथर्मिया से ही मरे थे। इवन जो जैक भी था वो भी हाइपोथर्मिया से ही मरा था। जब आप ठंडे पानी में चले जाते हो तो आपके बॉडी की ना एक लिमिट है कि वो ठंडा पानी तब तक ही बर्दाश्त कर सकता है। और भाई तुम पानी के अंदर हो तो नॉर्मल सी बात है, ज्यादा देर तो तुम टिक नहीं सकते। वो ऑब्वियसली बात है, अंदर ऑब्जर्व करने लगेगा, पानी अंदर जाने लगेगा। और बॉडी के अंदर भी जो पानी जा रहा है वो एकदम ठंडा ठंडा पानी है। तो तुम्हारी बॉडी की कैपेसिटी कि तुमको सरवाइव कर पाएगा इतने टाइम तक। बट वो इतना ठंडा पानी था बेटा, ठीक है, कि मैक्सिमम लोग तो हाइपोथर्मिया से ही मर गए। ठंडा पानी वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए बॉडी के अंदर, ठीक है, जल्दी ही डेथ हो गई उनकी। The final death toll amounted to 912 souls. फाइनल डेथ जो रिलीज होके आई ना बेटा, वो था आपका 912 लोग उसमें मर चुके थे, ठीक है। However, there were an unpleasant number of questions about why Estonia sank. बाद में जाके बहुत सारे क्वेश्चन उठे कि ये क्यों डूबा एस्टोनिया, ठीक है। ये प्रश्न करने वाली बात थी। एंड व्हाई सो मेनी सर्वाइवर्स वर मेन इन द प्राइम ऑफ लाइफ। ऐसा क्या हुआ कि जो बचे वो जो 139 सरवाइव करे उनमें से मैक्सिमम लोग मेन ही क्यों थे, आदमी ही क्यों थे, while most of the dead were women, children and the elder. और ज्यादातर लोग जो मरे ना उसमें ज्यादातर जो वो था उसमें वो थी फीमेल, चिल्ड्रन और एल्डर्स। तो ऐसा ये सही बात है यार, ये प्रश्न करने वाली बात है कि क्या हुआ ऐसा कि ज्यादातर जो है वो मेन ही जिंदा रहे और मैक्सिमम डेथ जो हुआ वो चिल्ड्रन, एल्डर्स और फीमेल्स का हुआ। तो यहाँ पे प्रायोरिटी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं नजर आ रहा थोड़ा सा कुछ। तो ये सब कुछ ना क्वेश्चन करने वाली बातें थी। तो आपने ये देख लिया बेटा, यहाँ से देखो, तुम्हें मैंने पहला तुम्हें क्या बताया कि पढ़ लो, पढ़ने के बाद अपना प्रेसेस तैयार करो। अब देखो पढ़ते पढ़ते तुम्हें क्या करना था, अंडरलाइन करना था इंपॉर्टेंट लाइंस एंड इग्नोर करना था तुम्हें जो अननेसेसरी चीजें हैं। तो जब मैं वो लिखूंगा यहाँ पे तब मैं आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट सजेशन आपके पास क्या है, वो ये है बेटा कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेने हैं, अननेसेसरी इग्नोर करने हैं, ठीक है। टॉपिक मुझे यही मिल गया है, शायद मुझे प्रीसाइज लिखने से पहले ही टॉपिक मिल चुका है, वो ये है अ ट्रेजेडी ऑफ एस्टोनिया। हम ये टाइटल दे सकते हैं, ओके, ट्रेजेडी ऑफ एस्टोनिया। इतना हम लिख लेंगे, ये हमारा बेस्ट हो जाएगा वो। और अगर आपको लगता है कि आप लोग कुछ और टाइटल दे सकते हो तो आप लोग दे सकते हो, बट मेरे दिमाग में जस्ट स्ट्रक किया यहाँ पे कि टाइटल हम देंगे ट्रेजेडी ऑफ एस्टोनिया। तो चलिए मैं तो अपना यहाँ पे आपको लिखना बताता हूँ, ठीक है। आप लोग अब वो जो है यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं हो पाएगा, मोबाइल में देखो उसको, ठीक है। अब मैं कैसे लिखता हूँ वो ध्यान दो। आ जाओ अब राइटिंग सेक्शन पे, फटाफट खत्म करते हैं इसको 10 मिनट में बस, ठीक है, हो जाएगा रिटर्न वर्क इसका। छोटा सा तो लिखना है 60 to 70 वर्ड्स के बीच में, ठीक है। 60 to 7, अगर एक लाइन में 12 to 13 वर्ड्स थे तो हमें 12 to 13 वर्ड्स फॉर 60 to 70 वर्ड्स हमें कितने में खत्म करना पड़ेगा बेटा? देख 12 5 5 लाइन में, 6 7 रख 5 लाइन में। हाँ मत एक ऐसा नहीं है एग्जैक्ट 5 लाइन, 6-7 लाइन भी तुम कर लो बस काफी है, ठीक है। 6-7 से ज्यादा मत करना, 5 to 6 चलो, मैक्सिमम 6 कर लो, ठीक है। तो 6 लाइन में तुम्हें ये खत्म करना है समरी। तो आइडियल लेंथ तुम्हें पता चल गई, राइटिंग अब करना है बस हमें, ठीक है। चलो करते हैं, आ जाओ अब कैसे करना है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो टाइटल मुझे पहले ही मिल गया बेटा, मैं टाइटल दे रहा हूँ इसको यहीं पे ही, ट्रेजेडी ऑफ। सर जो मैंने टाइटल भेजा वो हो सकता है? कौन सा? एस्टोनिया एंड अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी। एस्टोनिया
फिर लगाना वो एक्सक्लेमेटरी मार्क ऐसे, मैं बताता हूँ, ट्रेजेडी ऑफ एस्टोनिया, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं, वो होता है ना वो, ऐसे लिखना, देखो ये भी लिख सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे जो आर्यन ने बताया वो भी अच्छा लिख रखा है उसने, एस्टोनिया, ठीक है, एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी, ये होते हैं तरीके टाइटल डालने के, एन अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी, ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है। कोशिश करना डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप टाइटल को दे दो और अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है, यही हो सकता है और तो कुछ नहीं है। आओ अब हम इसको लिखते हैं। अब हमें क्या देखना है कि हमें ओरिजिनल को अपने वर्ड में बनाना है विदाउट पुटिंग आवर ओन आइडियाज, वैल्यूज एंड सजेशंस, ठीक है। तो ठीक है भाई, करते हैं स्टार्ट। अननेसेसरी चीजों को हटाएंगे। अब जैसे पहली लाइन है, नवल आर्किटेक्ट्स नेवर क्लेम दैट अ शिप इज अनसिंकेबल, तो भाई भले नवल आर्किटेक्ट्स बोले कि तुम्हें जहाज सिंकेबल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसा कौन सा जहाज हुआ जो डूबेगा नहीं, तो इस लाइन को करो इग्नोर, ठीक है। बट द सिंकिंग ऑफ द पैसेंजर एंड कार फेरी एस्टोनिया इन द बाल्टिक श्योरली शुड हैव नेवर हैपेंड, ऐसा हो गया, होना नहीं चाहिए था, बट वो डूब गया। एस्टोनिया शिप जो था वो बाल्टिक सी में डूब गया। डूब गया, क्यों डूब गया, अब ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार वो बहुत अच्छे से बना हुआ था और सारे सेफ्टी मेजर्स हमने लिए थे। तो आप इसको ऐसे स्टार्ट करो, देखो थोड़ा सा रिटर्न वर्क में यहाँ पे मैंने इसको किया था इसको, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या है। इस पे ऐसे लिखना स्टार्ट करो अपनी लाइन को, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेल डिजाइंड, despite of being well designed, comma, properly inspected, उस दिन उन्होंने उसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया था ना, प्रॉपरली इंस्पेक्टेड एंड carrying adequate safety measures and carrying adequate safety measures, देख रहे हो मैं थोड़ा थोड़ा कैसे बदल रहा हूं उसको अपने वर्ड्स में। वेल डिजाइन, तो वेल डिजाइन तो चलो उसमें भी लिखा है, कोई बात नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपरली डिजाइन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपरली इंस्पेक्टेड, ठीक है, तो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड में लिखा हुआ है थॉरली इंस्पेक्टेड, तो मैंने लिख दिया प्रॉपरली इंस्पेक्टेड, ठीक है। या आप लिख सकते हो प्रॉपरली एग्जामिन्ड भी आप लिख सकते हो, मतलब एक ही निकलता है, इंस्पेक्शन का एग्जामिन्ड का, ठीक है। एंड कैरिंग एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, मैंने ये लाइन क्यों लिखा एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि उन्होंने ना सेफ्टी मेजर के नाम पे लाइफ बोट ले रखे थे, ठीक है, तो इसीलिए लाइफ बोट इसी में आ गया। एंड कैरिंग एडिक्वेट सेफ्टी मेजर्स, कॉमा, द शिप एस्टोनिया sunk into the बाल्टिक सी, बाल्टिक सी में जाके वो डूब गया, ठीक है। ठीक है भाई, डूब गया, डूब गया तो हुआ क्या, डूब गया तो उसके बाद हमने देखा कि भाई वो जब डूबा तो लोगों को समय भी नहीं मिला अपने आप को बचाने का, इतनी जल्दी वो डूबा। तो हम इसमें इस लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस लाइन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, इन दी नो टाइम, इन दी नो टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में, क्षण भर में, ठीक है। इन दी नो टाइम it went down, it went down so deep that people did not even got a chance to save themselves, people did not even got a chance to save themselves। उसके बाद क्या है, ठीक है भाई, अब लोग बचा नहीं पाए तो नॉर्मल सी बात है, लोग डूब गए, काफी लोग मर गए, काफी लोग सरवाइव हो गए, ठीक है। तो अब देखो हमने वो लाइन भी यहाँ पे हटा दिया है, इग्नोर किया है, वो जो लाइन नहीं थी, येट आवर्स लेटर द एस्टोनिया रोल्ड ओवर एंड सैक इन द कोल्ड स्टॉर्मी नाइट, तो वो कब किस रात में डूबी, ठंडे पानी में डूब गई, तो भाई ये सब लिखने की क्या जरूरत है, डूब गई ना, तो बस डूब गई, तो इतने लोग मर गए, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम थोड़ा सा वो लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें लिखेंगे
एक्चुअल फिगर्स, बेटा फिगर्स को निग्लेक्ट मत करना, फिगर्स इज इंपॉर्टेंट। 139, ठीक है, 912 वो इंपॉर्टेंट है, तो उसको फ्रेज करो आप, ठीक है, उसको ऐसे फ्रेज करो। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, many people lost their lives, many people lost, many people क्या लिख देते ना यहाँ पे डायरेक्ट, 912 people lost their lives। रिपोर्ट तैयार करो, समरी तो लिख ही रहे हो, साथ के साथ रिपोर्ट भी बनाओ इसका। रिपोर्ट किस फॉर्म में, कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वही डालो। तो भैया डूब गया, तो डूबने के बाद तो जब न्यूज वाले रिपोर्ट बनाने जाते हैं तो यही बताते हैं ना, ये जहाज डूब गया, इतने लोग थे, इतने मर गए, इतनों की जान बची। तो उसी तरीके से तुम भी प्रेजेंट करो। तो भाई जब डूब गया तो भाई अब ये बताओ कि कितने लोग मरे। तो 912 people lost their lives and only 139 survived, and only 139 survived, ठीक है, that's enough। उसके बाद क्या है, उसके बाद उस लाइन को एक लाइन में लिख दो कि वो क्वेश्चनेबल करने वाली जो बातें थी, बात तो सही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या हुआ कि जो बचे मैन, जो सर्वाइवर्स थे उसमें से मैक्सिमम मेन थे, और ज्यादातर लोग जो मरे उसमें फीमेल्स थी और एल्डर्स थे और चिल्ड्रन थे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, द क्वेश्चनेबल थिंग, द क्वेश्चनेबल in this tragedy was why among the survivors, why among the survivors most were men, most were men, question mark, ठीक है। ठीक है, इतना भी हम लिखे तो चलेगा, क्योंकि अगर मेन ज्यादा बचे तो नॉर्मल सी बात है, आप इशारा दे रहे हो कि फीमेल्स और बाकी जो पोर्शन था उसमें, ठीक है, वो लोगों की लॉस ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें द क्वेश्चनेबल थिंग इन दिस ट्रेजेडी वाज व्हाई अमंग द सर्वाइवर्स मोस्ट वर मेन एंड लीस्ट वर, इसी में लिखो, एंड लीस्ट वर फीमेल्स एंड अदर पैसेंजर्स। बस हो गया, हो गया ये आपका प्रेसेस, ठीक है। यहाँ तो थोड़ा सा वो प्लेन पेपर था, अगर आप लोग उस पर लिखोगे तो नॉर्मली आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ तो मैक्सिमम मैंने 7 लाइन यूज कर लिया है, 8 लाइन दिख रहा है, बट अगर आप वो लाइनिंग वाले पेपर पे लिखोगे तो थोड़ा सा हो जाएगा, उनका लेंथ थोड़ा बड़ा होता है ना, विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है, ठीक है। तो उस पर आपका ये 6 से 7 लाइन में कवर हो जाएगा। हाँ जी, इसमें तो नहीं एब्रिविएशन यूज करनी? नहीं नहीं, बस हाँ नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया भी नहीं है, आपको करना भी नहीं है, एब्रिविएशंस यूज करना ही नहीं है। तो बेटा यही तो है प्रेसेस, पढ़ो, समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करो, उनको अपने वर्ड्स में फॉर्मुलेट करो। अब देखो बेटा, यहाँ जो मैंने पूरा ये लिखा है, क्या इसमें कुछ भी ऐसा अलग बात निकल के आ रहा है जो पैसेज में नहीं है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने लिखा है ये सब कुछ पैसेज में भी है, बस मैंने इसको अपने वर्ड्स में थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर दिया है, ठीक है। वही बात है इसमें, ओरिजिनल आइडिया तो यहाँ से बिल्कुल भी घुमा फिरा नहीं, ठीक है, डेविएट नहीं हुआ यहाँ से ओरिजिनल आइडिया, वही बात है यहाँ पे भी, ठीक है। टॉपिक का टाइटल और दे देना, बस टाइटल एक अच्छा सा देना जो कि एकदम अट्रैक्ट करे माइंड को, आई कैचिंग हो, ठीक है। टॉपिक से ही 1 नंबर तो वहीं पक्के हो जाते हैं आपके। तो बस यही था प्रेसेस, नो एब्रिविएशंस, ठीक है, ज्यादा कट शॉर्ट भी नहीं, इंपॉर्टेंट थिंग को जरूर लिखेंगे, टाइटल जरूर देंगे एंड लेंथ का ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी बात है। और आपका प्रेसेस में आपको 5 में से 5 भी मिल सकते हैं अगर राइटिंग अच्छा हो जाए, प्रॉपर फॉर्मेट हो तो, ठीक है। मेन मार्क्स करते हैं राइटिंग के, फॉर्मेट तो बच्चे फिर भी याद रखते हैं बट लिख नहीं पाते उतना अच्छा, तो लिखने की प्रैक्टिस करो। अब लिखने की प्रैक्टिस के लिए
इन द इवनिंग आई विल सेंड यू सम मोर एक्सरसाइजेस, ठीक है, करना। और कल एक और क्लास हम प्रेसेस राइटिंग पे लगाएंगे। विल ट्राई टू कवर अप 2 प्रेसेस, ठीक है। तो सर, बेटा हाँ जी बताइए। सर आप ऐसा करो, सर आप फ्राइडे को दे दिया करो, हम सैटरडे संडे में करके मंडे को भेज दो। क्या मतलब? सर मतलब आप कह रहे हो ना आज एक टॉपिक भेजोगे लिखने के लिए, हाँ तो सर वीकडेज में तो टाइम नहीं मिलता, सैटरडे अच्छा, संडे में आप हाँ 20 की क्लास नहीं होती ना, जब सही कर बात लेंगे। है। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। मैं ना सैटरडे की इवनिंग में भेज दूंगा, है ना। और संडे कर लो, मंडे कर लो, ठीक है। वेरी गुड। अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो अप्रिशिएटिंग योर आइडिया, इवन आई एम आल्सो अप्रिशिएटिंग। मैं समझ सकता हूँ बेटा, हम लोग भी इसी फेज से गुजरे हैं, ठीक है, पढ़ लिख के ही आए हैं हम लोग भी। तो होता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, आप लोगों के वीकेंड्स पे मैं आपको भेजूंगा, उसमें आप लोग प्रैक्टिस करना। तो चलिए आज का टॉपिक हम यहीं पे अपना विराम देते हैं, एंड करते हैं, ठीक है। और मिलते हैं आपसे कल इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, इन द मॉर्निंग 10:30। फाइन। दोनों क्लास है बाय कल, ध्यान रखें विद ओके, ठीक है भाई। अब मैं भी निकलता हूँ, ठीक है। टेक केयर एंड थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन बेटा। बाय।